आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। वो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है जो 2024 एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम एक फिजिक्स का सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर डिज़ाइन है। यहाँ पे हमें समझना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें सेक्शन वाइज हमारा पेपर किस तरीके से डिवाइड है, सेक्शन ए में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ले चल के ये सारी चीज़ों की हम प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली ये सिंपल पेपर आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्वेश्चन पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। पूरे क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन है, सेक्शन ए जो है वो 40 मार्क्स का है और सेक्शन बी भी हमें 40 मार्क्स का मिलेगा। तो सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, मीन्स इसमें ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलेगी। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें देखना है कि कितने मार्क्स का हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से हमें ईच क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। तो चलिए पहले हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई एट द, देखिए अब क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑलवेज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ मास। तो अब इसमें आंसर क्या देखेंगे होगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, मींस आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, तो अपन को देखना है क्या होगा इसमें, 1 kg of water through 10 degree Celsius. So 1 kg of water through 1 degree Celsius. 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 kg of water through 100 degree Celsius. So answer is 1 kg of water through 1 degree Celsius. हमें ये पता है कि क्या होता है 1 डिग्री के लिए जो हम यूज करते हैं वो कैलोरी है। सो 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अपने को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन a hydrogen atom and another particle of mass m will be given by Newton's law F is equal to gmm upon r square where r is in meter and, अब अपन को देखना है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज m is equal to m proton plus m electron, m is not related to the mass of hydrogen atom। आगे देखते हैं अपन, m is equal to m प्रोटॉन प्लस m इलेक्ट्रॉन, क्या है अपन का v अपॉन c का स्क्वायर। d है हमारा m is equal to m प्रोटॉन प्लस m इलेक्ट्रॉन माइनस b अपॉन c का स्क्वायर 13.6 eV। सो आंसर इज गिवन g is equal to mm अपॉन r स्क्वायर। सो m इज इफेक्टिव, यहाँ पे अपन को क्या है, F इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे m क्या है हमारा, इफेक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, क्या होगा, माइनस b अपॉन सी स्क्वायर, वेयर अब यहाँ पे b क्या है, तो b इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? 13.6 eV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन है। द कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर। द कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर। कॉपर की वायर है जो कि कनेक्टिंग वायर है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई। अब अपन को देखना है कि एसर्शन और रीजन का क्या रिलेशन है। सो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। Both assertion and reason are the true, but reason R is not for the correct explanation of assertion A. No, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। Assertion A is true, but reason R is false. Assertion A is false, but reason R is true. अब यहाँ पे हमें देखना है क्या आंसर होगा। The correct explanation of assertion A. So A is the correct because of the connecting wire are made of copper. बनाते हैं हम कॉपर की। The electrical conductivity of copper is high. Means both are the correct. Assertion or reason both are the correct and reason is क्या होगा यहाँ पे R is the correct explanation of the assertion A is correct. अब अपन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When white light is dispersed by a prism compared with blue light and red light in। अब अपन को देखना है ब्लू और रेड लाइट में क्या कंपैरिजन है। allow down less and refracted more, slow down less and refracted more, slow down more and refracted less, slow down less and refracted less, slow down more and refracted more। अब यहाँ पे देखना है कि रेड की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ब्लू की स्पीड कम होती है। तो कौन सा यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे अब आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे होना चाहिए लैम्डा रेड क्या होगा, ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। So answer is C is correct. Slow down less and refracted less compared with blue light and red light। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लो डाउन लेस एंड रिफ्लेक्टेड लेस। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रेड लाइट क्या होगा, स्पीड में चलेगी, तो वो क्या होगा, स्लो डाउन लेस एंड रिफ्लेक्टेड लेस। नेक्स्ट देखते हैं, इको अकर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर इज। क्या होता है ये, इको ग्रेटर देन 17 m, तब ये इको यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैट यूज टू टेक्निक टू डिटेक्ट देयर एंड हंट देम। अभी अपने को क्या करना है, ये अपने को किस तरीके से इसको कैच करेगा। तो अपन को देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको डिटेक्ट करेगा और किस तरीके से इसको हंट करेगा। तो इधर अपना बैट है और ये क्या है, एक हाउस फ्लाई है या इंसेक्ट है, इसको किस तरीके से ये पकड़ता है। तो अपन को ये चीज देखना है। तो पहली चीज फ्लैपिंग देयर विंग, नो, इको तो पॉसिबल है, रिफ्लेक्ट द रे वेव। तो अब यहाँ पे अपन को आंसर क्या होगा, अब यहाँ पे आंसर होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों चीजें पॉसिबल है, तभी ये अपने इसको ये यहाँ पे क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। The graph between voltage and current for a conductor is a straight line. The slope of the graph represents। अब अपन को देखना है कि द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच में अगर ग्राफ है तो अपने को क्या, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट क्या बताएगा, यहाँ पे वो स्लोप बताएगा रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि डिजाइन द टॉय शोन बिलो यूजिंग अ बार मैग्नेट, द स्प्रिंग एंड एन आयरन बॉल। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आयरन बॉल लगी है और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे क्या लगा हुआ है, बार मैग्नेट लगा हुआ है।
Which of the following correct shows how the forces are interacting to keep the ball floating? So magnetic force is equal to the gravitational force. The sum of elastic spring force and gravitational force is equal to the frictional force. Elastic spring force is equal to magnetic force. The sum of elastic spring force and magnetic force is equal to the gravitational force. अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है. The sum of the elastic spring force and magnetic force is equal to the gravitational force. Possible क्यों है ये? The spring is being, अब अपन को देख रहे हैं ये spring लगाया हमने, the spring is being pulled down. अगर ये pull down होती है by the magnet, मैग्नेट के कारण अगर ये पुल डाउन होता है, हेंस जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, तो अब ये क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा. सो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड टू द अट्रैक्ट द बॉल टू द मैग्नेट. अब ये क्या करेगा, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा. बट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी का फोर्स है, इज पुलिंग द बॉल डाउनवर्ड. फिर से क्या करेगा, ये जो बॉल है इसको पुलिंग द डाउनवर्ड, इसको पुल करेगा. सिंस द बॉल इज केप्ट फ्लोटिंग, बॉल क्या करेगी, फ्लोट करती रहेगी. द सम ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग केसेस EMF इज नॉट इंड्यूस्ड. अब अपन को देखने कि EMF इन विच द फॉलोइंग केसेस EMF इज नॉट इंड्यूस्ड. EMF कब नहीं बनेगा, तो अब यहाँ पे देखते हैं. द मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ लूप ऑफ वायर. A loop of wire is held near a magnet. A current is straight in a wire held near a loop of wire. The current is switched off in a wire held near a loop of wire. So B is the correct answer. Next question अब अपन देखेंगे. How many gram इस क्वेश्चन को देखते हैं. अगर मान लीजिए अ लूप ऑफ वायर हेल्ड नियर अ मैग्नेट, एज द लूप क्या हो जाए, नियर अ वायर. अ लूप ऑफ वायर इज हेल्ड नियर अ मैग्नेट. क्यों होगा, एज अ लूप ऑफ वायर इज हेल्ड नियर अ मैग्नेट बट द लूप एंड द मैग्नेट आर नॉट मूविंग, हेंस द EMF विल बी इंड्यूस्ड. तो क्या होगा, EMF विल हेंस नो EMF विल बी इंड्यूस. इसीलिए यहाँ पे EMF जो है इंड्यूस नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ये है हमारे. हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेल्सियस आर नीडेड टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. अब टेक अ स्पेसिफिक हीट 0.5 दिया है. एंड अब अपन को देखना लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ है. लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी अब यहाँ पे दिया है, पर ग्राम दिया हुआ है. अब अपन को देखना है इसको हमको सॉल्व क्या करना है, इसमें गिवन क्या क्या है. इसमें अभी हमें पता है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस. अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, M1 मान लेते हैं. M1 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस. अब यहाँ पे देखते हैं लेटेंट आइस कितनी दी हुई है, 80 कैलोरी पर ग्राम. अब क्या दिया हुआ है अपने यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो क्या दिया है, स्पेसिफिक आइस कितना दिया हुआ है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है. अब अपन देखते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है. तो इसका फॉर्मूला सॉल्व करते हैं अपन. अब अपन देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता है. हीट गेन्ड बाय आइस, हीट गेन्ड बाय आइस
हीट गेन बाय आइस कैसे सॉल्व करेंगे, m1l प्लस m1c आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, फिर क्या होगा डेल टी प्लस m1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल टी। अब अपन को देखना m को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, m को ले लिया कॉमन, ये आ गया l प्लस सी आइस डेल टी, 1 मिनट, डेल टी प्लस सी वाटर डेल टी, ये हो गया सी वाटर डेल टी। अब इसमें हमको क्या करना है, m इज इक्वल टू रखते हैं सबकी वैल्यू, 80 इज गिवन, 0.5 गिवन, अब इनटू डेल टी क्या हो गया 0 प्लस 14, ये कर दिया अपन ने, प्लस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखना है हमारा डेल टी कितना है 0 टू 0 प्लस 25, ये लिख दिया। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, m अब यहाँ पे m इंटू क्या हो जाएगा 80 प्लस 7 प्लस 25, अब यहाँ पे m इंटू 112, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हीट ऑफ लॉस्ट कर लेते हैं, हीट ऑफ गेन हो गया हमारा, हीट ऑफ लॉस्ट, हीट ऑफ लॉस्ट बाय वाटर, हीट ऑफ लॉस्ट बाय वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू 1 इंटू 25 माइनस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 25 से 10 पे जा रहा है, वो नेगेटिव पे जा मतलब नीचे पे जा रहा है टेम्परेचर 25 माइनस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, इधर ले लेते हैं, ये आया अपने पास 200 इंटू 15, ये आ गया। अब हमको मिल गई दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दो मिल गई हमको इक्वेशन। तो इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तब हमें क्या करना है m इंटू 112 इज इक्वल टू 200 इंटू 15, क्या करना है हमें m इज इक्वल टू 200 इंटू 15 अपॉन 112, सॉल्व किया हमने, इसको सॉल्व करने पे आएगा 26.7 मीन्स 27 ग्राम। अब करते हैं इसको, देखते हैं यहाँ पे क्या आया, ये है आंसर A27 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट 0.02 kg of a metal is specific heat capacity 170 calorie per kg per calorie to a temperature T. If the initial temperature of a metal is 20 degrees Celsius, calculate the final temperature. अब अपन को यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या क्या हमको मिल रहा है, पहले देखिए H इज इक्वल टू मिल रहा है 272 कैलोरी मिल रहा है हमको। मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल है 0.02 kg दिया हुआ है। ये क्या दिया है 170 कैलोरी kg पर कैलोरी, पर kg पर कैलोरी। अब चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू किस पे, राइज ऑफ टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, राइज ऑफ टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डेल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी माइनस 20, ये चलिए अब रखते हैं इन पे वैल्यू, H इज इक्वल टू एम सी डेल टी। तो H हमारे पास कितनी दी हुई है 272 इज गिवन इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है
MC मतलब क्या रखना पड़ेगा अपन को 2/100 इंटू 170। अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है T -20 रख दिया वैल्यू हमने सबकी। इन सबको करते हैं सॉल्व। इधर ले लिया आपने को T इधर आया T -20 इधर ले लिया इज इक्वल टू, अब क्या करना है अपन को 272 अंदर आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 ऊपर आ गया इंटू 17। अब करते हैं इनको सॉल्व। क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा 80। सो 80 टेम्परेचर T इज इक्वल टू, अब क्या हो गया हमारा 80 टेम्परेचर T प्लस 20 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया T इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो आंसर C इज करेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave lens form a image of an object which is क्या होगा virtual upright and diminished, virtual inverted and enlarged, virtual inverted and diminished, virtual upright and enlarged। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा virtual upright, virtual upright and diminished। So A is correct। Next question, when a ray of light traveling in an optically denser medium emerge into the optically less denser it। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, deviate toward the normal, get reflected, deviate away from the normal, does not deviate। तो क्या होगा आंसर, deviate toward the normal is correct आंसर। अब अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे व्हाट इज पुली, हमको बताना है कि पुली क्या है। स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन इन अ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, को किस तरीके से हमें सेफ्टी बताना है कि न्यूक्लियर वेस्ट को जब हम डिस्पोज करते हैं तो वन सेफ्टी बताओ। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, अब अपन को इन सब के आंसर देने हैं। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन है, तो अपन को क्या बताना है, व्हाट इज पुली। So pulley is a metallic or wooden disc with a grooved rim. The pulley rotates about an axis passing through its center. The axis of fixed to a frame or a block. So it is the answer। तो अपन लिखेंगे इसका आंसर, ये क्वेश्चन है हमारा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बी हमारा, स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशन इन अ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल में न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डिस्पोजल ऑफ इन लेड कंटेनर। हमको क्या करना चाहिए, लेड के कंटेनर में इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इमिशन ऑफ क्या हो गया है, emission of alpha, beta and gamma radiation from the nucleus of element of atomic nuclear lighter than 82 is called the radioactivity। so number higher than the 82 मतलब 82 के आगे वाले एटॉमिक नंबर के जो एटम्स हैं उनका ये क्या है, न्यूक्लियर फिनोमिना है जो कि स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा और गामा रेज को इमिट करते रहते हैं, यही है रेडियो एक्टिविटी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 क्या है इसमें, द यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस्ड हॉरिजेंटली ऑन अ नाइफ एज एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ weight of 20 GF is suspended from one end। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये अपन को एक मीटर रूल लेना है। ये है हमारा, ये क्या है, मान लो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजेंटली अ knife edge at 29 centimeter mark when weight of 20 GF is suspended from one end। एक एंड पे मान लो ये 0 है और ये यहाँ पे कितनी है 50 सेंटीमीटर की
है हमारी, क्योंकि क्या बोल रहा है, हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल का हाफ क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा WGF। अब क्या बोल रहा है, हमारा फलक्रम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जो कि क्या है 29 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, mark when a weight of 20 GF is suspended from one end। 29 मार्क्स है। अब यहाँ पे 20 GF हमें लटकाना है। तो अब हमें देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मोमेंट ड्यू टू द W, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या देखना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, WGF इंटू 4 सेंटीमीटर। मोमेंट ड्यू टू द 20 GF ऑफ मोमेंट, तो 20 GF अपन को यहाँ पे लटकाना है। मान लो 20 GF लटका हुआ है, हमें इसी को पता करना है। ड्रॉ अ डायग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल का हमको वेट पता करना है कि कितना वेट होगा इसका। तो WGF 40। अब अपन को क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसी तरीके से क्लॉकवाइज देख लेते हैं। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, 20 GF इंटू 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये करना है, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, अपन इसको सॉल्व करते हैं। सो WGF इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्या करना है हमको, 20 GF इंटू 4 सेंटीमीटर। 20 GF इंटू 21 सेंटीमीटर, सॉरी, इसको अपन यहाँ करेक्ट करते हैं, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर 21 है ना, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्योंकि 50 में से जब हम 29 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इसको रखते हैं, इसकी वैल्यू को क्लियर, थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। वन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अपन को देखना है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, WGF इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए अब इधर क्या है हमारे पास, 20 GF इंटू 21। अब हमें निकालना है W इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105 GF। तो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, 105 GF यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन अ डायग्राम। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, अब हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, चलिए अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे निकालनी है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन 40 GF वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क। तो चलिए अब इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये क्या है, ये सारा कुछ आपका दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। तब हमको क्या देखना है कि सबसे पहले द वेट ऑफ द मीटर स्केल एक्ट एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट 50 सेंटीमीटर मार्क, क्योंकि क्या है ये 100 सेंटीमीटर का है, तो 50 सेंटीमीटर मार्क, तो इसका हाफ ये हो गया 50 सेंटीमीटर मार्क। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट वी हैव क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज।
अब अपन इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 GF, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या हो जाएगा अपने को डिस्टेंस क्या मिल जाएगा अपने पास 30 माइनस 5, 30 में से 5 को माइनस करेंगे। अब इज इक्वल टू W हमें नहीं पता, अब यहाँ पे क्या देखना है इंटू 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 GF आ गया अपना। तो अब यहाँ पे 50 GF आया तो क्या होगा F इज शिफ्टेड टूवर्ड द 0 सेंटीमीटर, F को हमको 0 सेंटीमीटर की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड द 0 सेंटीमीटर, तब हमारा मीटर रूल क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आएगा। F इज शिफ्टेड टूवर्ड 0 सेंटीमीटर और F इज शिफ्टेड टूवर्ड 100 सेंटीमीटर, तो कौन सा करेक्ट है हमारा F इज शिफ्टेड टूवर्ड 0 सेंटीमीटर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका क्या हम एग्जाम्पल लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ए का आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर बी है हमारा लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ बाय विच फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो अपने को यहाँ पे देखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हो रही है। तो हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू 1/2 mv², हमें ये पता है ये। अब यहाँ पे हमें ये मालूम है तो नाउ V1 इज इक्वल टू V/2 कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम क्या बोल रहा है द स्पीड ऑफ कार इज हाफ हो रही है। तो अब हमको यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो KE1 क्या चेंज होने के बाद हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 mv1²। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसकी जगह V1 की जगह पे रखते हैं हम इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो 1/2 m बाहर गया, V1 की वैल्यू रखा तो V/2 का स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व 1/4 इंटू 1/2 mv का स्क्वायर, इसको किया सो 1/2 KE काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² का मतलब KE। तो अब हमको क्या हो जाएगा 1/4 क्या लिख सकते हैं 1/4 काइनेटिक एनर्जी, चाहे ये लिख दो, इसका मतलब क्या होता है KE मतलब 1/2 mv², सो 1/2 mv² को यहाँ पे लिख दिया KE। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो द फैक्टर इट काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इफ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm स्ट्रेच टू ट्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, अब हमें क्या क्या बताना है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, व्हाट हैपेंड टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हमको ये चीजें पता करनी है। तो अब अपन को देखना है बोथ द केस द वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन अनचेंज, क्या होगा अपने को भले हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम क्या है अनचेंज है, तो V इज इक्वल टू V डैश। तो अब हमें क्या मालूम है AL इज इक्वल टू A डैश L डैश, 1 मिनट स्मॉल l कर दें L डैश। तो अगर मुझे A डैश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा AL अपॉन L डैश। तो अब यहाँ पे देखते हैं A डैश इज इक्वल टू LA
अपॉन क्या बोल रहा है, ट्राइस, तो 3l, ये हो गया हमारा 3l। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें ये पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, रो l अपॉन a। तो चलिए रखते हैं इस पे वैल्यू। अब यहाँ पे हमने देख लिया r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपॉन a डैश। तो ये r हो गया, ये r डैश हो गया। तो रो 3l अपॉन a बाय क्या हो जाएगा, 3a/3। अब ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे अब आगे बढ़ाएंगे हम 9 रो l अपॉन a, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 9r, क्योंकि रो l a अब इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है, तो 9r। r इज गिवन कितना है, 2 ओम दिया हुआ है, तब हमको क्या करना है, 9 इंटू 2 रख दिया हमने r की वैल्यू, तो आंसर आया हमारा 18 ओम। तो क्या कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्या हो गया हमारा, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो गया हमारा 18 ओम। अब क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सिंस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ये हमें पता है कि मटेरियल ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इज इंडिपेंडेंस इन द डायमेंशनल ऑफ वायर, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। क्या होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिस्टम विच enables as the locate underwater object by transmission ultrasonic waves and detecting the reflecting impulse। तो अपन को ये देखना है ये किस उस पे काम करता है, ये करता है सोनार, थ्योरी से है ये क्वेश्चन। व्हाट आर acoustically measurable quantities related to pitch and loudness, क्या होती हैं ये, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ए का आंसर ये हो गया, बी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन क्या है, अ डाइवर ऑफ वाटर लुक्स obliquely at an object A B in air। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से क्या है, डाइवर जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। अब हमें क्या क्या बताना है, डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और द सेम साइज ऑफ द डाइवर। अब अपन को देखना है किस कैसे ये दिखाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शो द पाथ ऑफ टू रे ए सी एंड ए डी। AC और AD का हमें पाथ शो करना है फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट ट्रेवल टूवर्ड द डाइवर ऑफ वाटर एंड हेंस ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, पानी के अंदर से कोई अगर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये हमें छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो अब हमको क्या होगा, ये मिलेगा हमको डायग्राम, यहाँ दोनों कट करेगा और हमको ये यहाँ तक इतना बड़ा दिखेगा। दैट मीन्स क्या दिख रहा है हमके, टॉलर दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंड वाला, द डायग्राम एज शोन। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है डायग्राम आपको बनाना है। तो मीन्स क्या है, ये बी हो गया हमारा, मान लो ये हमारा वाटर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आई हमारी देख रही हैं जैसा कि इसमें बना है, ये हो गया सी और ये हो गया डी।
तो ये क्या हो रहा है, इधर तो ये मीट नहीं कर रही हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर आगे बढ़ा के इसको मीट कराएंगे। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमको दिखेगा टॉलर, और ये हमारा यहाँ से इधर मीट करेगा। तो ये हो गया हमारा सी और डी को आगे मिलाएंगे तो ये इधर मिलेगा। अभी हमारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमको इतना बड़ा ये दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीजेस द टेम्परेचर इफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड अ सेमी कंडक्टर। तो मेटल के केस में क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस ए। बी केस में क्या होगा, बी केस में डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of electrical appliances is earthed? The outer metallic part of body of an electrical appliances which can be handled physically is earth of the safety reason. For earthing of appliances, the earth wire of cable is connected to the outer metallic case ऑफ द अप्लायंसेस। क्या होगा, आउटर जो मेटेलिक केस ऑफ अप्लायंसेस से उससे इसको अर्थ करके रख देते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। वाटर, अब यहाँ पे देखना है, वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट 50 मीटर, कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट स्ट्राइक द बॉटम। अब हमें ये बताना है कि ये बॉटम पे जब स्ट्राइक करता है तो कितना ये इंक्रीज करेगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जी हमको क्या बोल रहा है, 10 लेना है हमको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर CW दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4200 जूल पर kg कूलम। अब यहाँ पे हमें देखना है, निकालना क्या है, हमको एंगल निकालना है। तो ये पता है हमको MGH इज इक्वल टू क्या होती है, MCW डेल थीटा। अब हमें ये निकालना है, तो अब यहाँ पे डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GH अपॉन CW। रखते हैं इनकी वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 50 मीटर अपॉन 4200 जूल पर kg कूलम। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन बीटा इमिशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, वेयर फ्रॉम डज दिस इलेक्ट्रॉन come from? The electron emitted during the beta decay is not the orbital electron. It is produced in the nucleus at the time of emission according to the following. किस तरीके से बनता है, ये है हमारा न्यूट्रॉन, ये 0 और 1। तो न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पे 1 और 1, देन प्लस क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है -1 और 0। हमें पता है वेट इसका 0 होता है, चार्ज जो है -1 होता है, और क्या हो जाएगा V बार। अब है सेक्शन B। तो सेक्शन B को अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर लेकर के चलेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन B को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।